गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? चलिए आ जाइए सभी बच्चे। और आज आप लोगों का नया टॉपिक यहाँ पर शुरू होने वाला है और जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आज आप लोगों का बिल्कुल नया टॉपिक होने वाला है। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नए नए ज्वाइन किए हैं उनको तो आज मजा ही आ जाएगा, है ना। बिल्कुल नया टॉपिक है हमारा। और बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो उनको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है ब्लड सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और हिंदी में हम इसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब जब कभी भी हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है। तो भाई रक्त है, ठीक है, रक्त क्या हो रहा है हमारे शरीर में, एक जगह से दूसरी जगह परिसंचरित हो रहा है, सर्कुलेशन यहाँ पर हो रहा है, और उसी को हम सभी क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, उसी को ही हम सभी यहाँ पर कहते हैं। अब यह कैसे होगा, चलो उसे समझते हैं, क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ब्लड वेसल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल्स, यानी जो रक्त नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रक्त नलिकाएं होती हैं वह किस तरह की होती हैं कि जो भी हमारा रक्त होगा वह उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा। जैसे आप सभी को पता है कि आर्टरी हो गए, वीन हो गए, कैपिलरी हो गए, यानी धमनी हो गई, शिरा हो गया, है ना, केशिकाएं हो गई। इनके माध्यम से आप सभी क्या देखेंगे कि जो भी ब्लड होता है वो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने ब्लड के बारे में, अपने रक्त के बारे में, और हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में, और हमारे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। और हिंदी में से हम क्या कहेंगे, रक्त तथा रक्त समूह, रक्त तथा रक्त समूह, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले किसके बारे में, रक्त नलिकाओं के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रक्त और रक्त समूह के बारे में कि भाई ब्लड क्या होता है, कौन कौन सी कोशिकाएं मिलकर के हमारा रक्त बनाती हैं, प्लाज्मा क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में हम पढ़ेंगे कि जैसे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये सब क्या होते हैं, आर एच फैक्टर, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, किनको हम रक्त दे सकते हैं, किनको हम रक्त नहीं दे सकते हैं, इन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, और इसे हम सभी कहेंगे मानव हृदय, मानव हृदय। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर मानव हृदय, कि भाई हमारा जो हृदय होता है वह किस तरीके से है और किस तरीके से हमारा हृदय यहाँ पर कार्य करता है। तो मानव हृदय भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ। क्या मतलब होता है इसका यहाँ पर, लसिका। ठीक है, कि लसिका क्या होता है। तो लसिका आप लोगों के कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको यह पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार ना एक एक प्रश्न मैंने देखा है लसिका के ऊपर, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ सभी बच्चे। तो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रक्त नलिकाओं से हम सभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ब्लड वेसल से हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव रक्त नलिकाएं, मानव रक्त वाहिकाएं या फिर नलिकाएं। चलो ठीक है, लिखो यहाँ पर हेडिंग लिखो। ओके, चलो फटाफट से नोट करो। आज यहाँ पर पहले नंबर पर पहला जो है यहाँ पर वो है मानव रक्त नलिकाएं। ठीक है, अब मानव रक्त नलिकाएं क्या होती हैं, चलो इसे हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। पहले नंबर पर हम यहाँ पर समझेंगे कि जैसे हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी एनसीईआरटी की बुक हम यहाँ पर ओपन करते हैं, या फिर हम सभी यहाँ पर कोई भी कार्य अगर करते हैं, ठीक है,
बेटा देखो सोनम, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको दे दूंगी। बेटा देखो मेरी ना दिवाली के पहले से तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मैं क्लास अभी ले रही हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि प्रिंटेबल फॉर्म पे आपको अगर चाहिए तो मैं उसको करवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है। और मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ, मैं फेस्टिवल भी बड़े मुश्किल से बना पाई हूँ बच्चों, ठीक है। तो मेरी तबीयत ना फिलहाल कुछ टाइम से बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, तो इसीलिए पढ़ने पे फोकस करो, आपको मिल जाएगा। बाकी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया है वो भी सफिशियंट है आपका, अगर आप प्रिंटेबल फॉर्म पे नहीं भी निकालोगे तो भी सफिशियंट है। चलिए ओके, तो हम लोग यहाँ पर आज शुरुआत करेंगे कहाँ से, मानव रक्त नलिकाओं से यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। अब जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो या फिर कोई भी अच्छी पुस्तक आप पढ़ो या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, तो वहां पर ना आपको कुछ इस तरह का एक इमेज दिखाई देता है, कुछ इस तरह का चित्र आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो इस चित्र में आपको लाल और नीले रंग की कुछ रक्त नलिकाएं दिखाई देती हैं, कुछ पाइपलाइन दिखाई देती हैं, और उसका पूरा जाल आपके शरीर में यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो जाल आपके शरीर में दिखाई देता है, इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कि जो भी आपका रक्त है उसको क्या करना है, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहली बात कि जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनका काम होता है रक्त को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। और दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? यह 3 प्रकार की यह होती हैं, और इनका क्या क्या यहाँ पर नाम होता है, तो आंसर करना कि 3 प्रकार की होती हैं। पहले का नाम होता है आर्टरी, जिसे हम सभी धमनी के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर होता है वीन, जिसे हम सभी शिरा के नाम से जानते हैं। फिर आता है कैपिलरी, जिसको हम सभी केशिकाओं के रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर जब हम मानव रक्त नलिकाओं के बारे में बात करते हैं तो जो मानव रक्त नलिका होती है वह 3 प्रकार की यहाँ पर होती है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से इसको, ठीक है। तो अगर आप लोगों से यह यहाँ पर पूछा जाए कि भाई यह बताओ कि जो मानव रक्त नलिकाएं होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की वह होती हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर कुछ भी बच्चों को कोई भी डाउट होता है ना बेटा तो परेशान मत हुआ करो, क्लास के एंडिंग में मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए सौरभ पढ़ा दिया जाएगा, रिलैक्स रहो, ठीक है, ओके। चलिए तो पहला क्या हो गया यहाँ पर आर्टरी, दूसरा हो गया वीन, और तीसरा क्या हो गया कैपिलरी, धमनी, शिरा और केशिका, ठीक है बच्चों। चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं धमनी और शिरा से, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा धमनी और शिरा से प्रश्न पूछा जाता है, और इनका जो कंपैरिजन होता है यानी इनके बीच क्या क्या अंतर होता है उसके ऊपर भी प्रश्न बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक इस तरह से हृदय, ठीक है। एक अपना बना लो और अपने साथ वाले का यहाँ पर बना लो, ठीक है। चलो ठीक है, एक अपना बना लो और एक अपने साथ वाले का यहाँ पर बना लो, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, एक तरफ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या कि ये है हमारा आर्टरी यानी कि धमनी, और एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पर शिरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे इन दोनों में अंतर के बारे में, ठीक है। तो एक तरफ हमने क्या लिख लिया धमनी, और एक तरफ हमने क्या लिख लिया यहाँ पर शिरा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इन दोनों में क्या यहाँ पर अंतर होता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम धमनी के बारे में बात करते हैं तो धमनी का मतलब होता है कि हमारे हृदय से जो भी रक्त नलिका रक्त को लेकर के हृदय से बाहर निकल रही है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर समझा दूं। देखो हमारा हृदय है, हमारा यहाँ पर हार्ट है, और आपके हृदय से कोई भी रक्त नलिका, कोई भी ब्लड वेसल जो रक्त को लेकर के बाहर निकल रही है उसे हम किस नाम से जानते हैं? धमनी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से? धमनी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है।
और अगर हम बात करें एक ऐसी रक्त नलिका जो हमारे शरीर से वापस रक्त को लेकर के हृदय में पहुंच रही है, वापस रक्त को लेकर के हृदय में पहुंच रही है, उसको किस नाम से हम जानते हैं? वीन, यानी शिरा के नाम से यहां पर उसे हम जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास हृदय है, हमारे पास यहाँ पर हर्ट है, और हृदय से जो रक्त नलिका रक्त को लेकर के बाहर निकल रही है, हृदय से जो रक्त को लेकर के बाहर निकल रही है पहले वाली, उसको हम सभी क्या कहते हैं? यहाँ पे धमनी कहते हैं, यानी आर्टरी कहते हैं। और जो भी हमारी आर्टरी होती है ना, जो भी हमारी आर्टरी होती है, उसमें किस तरह का रक्त आपको बहता हुआ दिखाई देता है? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता हुआ दिखाई देता है। जबकि अगर आप बात करते हो शीरा के बारे में, तो शीरा की अगर आप बात करें तो शीरा क्या करेगा कि जो भी हमारा पूरा का पूरा बॉडी है, वहां से वापस रक्त को लेकर के हृदय के पास आता है, और उसमें आप क्या देखेंगे? कौन किस तरह का रक्त आपको दिखाई देगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला अंतर है वह क्या है? हृदय से एक रक्त नलिका जो रक्त को लेकर के बाहर निकलती है, उसको हम सभी धमनी कहते हैं। और ऐसी रक्त नलिका जो पूरे शरीर से रक्त को लेके वापस हृदय तक आती है, उसे हम सभी क्या कहते हैं? वीन, यानी कि शिरा यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर ये ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि धमनी में अगर हम देखें तो अधिकांशतः सभी धमनी में कैसा रक्त होता है? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और अगर हम बात करते हैं शीरा के बारे में, यानी कि वीन के बारे में, तो वीन में कैसा रक्त होता है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पर ना एक और इंटरेस्टिंग बात, आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि बताओ ऐसी कोई धमनी है क्या, ऐसी कोई आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बह रहा हो? ये भी प्रश्न आपसे पूछता है। आप बताएंगे हाँ हमें पता है, और उसका क्या नाम है यहाँ पर? तो लिखेंगे यहाँ पर और क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फुसफुस धमनी के बारे में, ठीक है, तो फुसफुस धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें आपको कैसा रक्त बहता हुआ दिखाई देता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता हुआ दिखाई देता है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ बेटा, मैंने क्या बताया कि अगर आप सभी धमनी को देखते हो, सभी आर्टरी को देखते हो, तो सभी आर्टरी में, सभी धमनी में आपको कैसा रक्त दिखाई देता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुसफुस धमनी, यही सिर्फ ऐसी धमनी होती है जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से आपसे और क्या पूछेगा कि ठीक है, सभी शीरा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन ऐसे कौन सी शीरा है, ऐसी कौन सी यहाँ पर वीन होती है जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन दिखाई देता है? तो आपको क्या आंसर करना है कि अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी वीन के बारे में, इसके बारे में, फुसफुस फुसफुस शीरा के बारे में, तो जो फुसफुस शीरा होती है, जो फुसफुस शीरा होती है, उसकी अगर आप बात करो तो इसमें आपको कैसा रक्त दिखाई देगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त दिखाई देगा। पर सुनो, अगर आपसे एग्जाम में, ठीक है, थैंक यू बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में नॉर्मली पूछता है कि धमनी में कैसा रक्त है, अगर नॉर्मली आपसे पूछता है कि धमनी में कैसा रक्त है? ऑक्सीजन युक्त। आपसे पूछेगा शीरा में कैसा रक्त है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। अगर वो स्पेशली आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछता है, स्पेशली पूछ रहा है क्या, ये बताओ कि फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, तभी आपको क्या बताना है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछेगा कि फुसफुस शीरा में क्या होगा, तभी आपको स्पेशली यहाँ पर बताना है क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, नहीं तो आपको नॉर्मली जो आंसर करना है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों यहाँ तक? ओके, ठीक है, क्लियर है? चलो, तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया
कि जब कभी भी हम लोग अपने शरीर को देखते हैं ना, तो हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप क्या देखेंगे, रक्त नलिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और यह कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहले का नाम होता है धमनी, दूसरे का नाम होता है शीरा और तीसरे का क्या नाम होता है, केशिकाएं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर्टरी, वीन और कैपिलरी, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी होती है वो है धमनी या धमनी। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है, इन तीनों में सबसे बड़ी रक्त नलिका कौन सी होती है, तो धमनी होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी होती है बेटा, इन तीनों में, तो आंसर करना, केशिकाएं यहां पर होती है। नाम से ही पता चल रहा है, केशिकाएं, केश किसे कहते हैं, केश हमारे बालों को कहते हैं, ठीक है। तो हमारी बालों से भी पतली, किससे बेटा, बालों से भी पतली है ये, ठीक है, सबसे छोटी होती है, ठीक है। और इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, धमनी यहाँ पर सबसे बड़ी होती है। अब जो मुख्य अंतर आपसे पूछता है वह किसके ऊपर पूछता है, धमनी और शिरा के ऊपर पूछता है, ठीक है। तो क्या कहेगा कि जो धमनी होती है वह क्या है, तो धमनी क्या होती है, चलो इसको लिखित रूप में भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, लिखित रूप में भी आपको यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। तो मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पर धमनी वो रक्त वाहिका है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक लेकर के जाती है। और इसमें आपको कैसा रक्त आपको देखने के लिए मिलता है बच्चों, इसमें आपको कैसा रक्त देखने के लिए मिलता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फुसफुस धमनी के बारे में, तो फुसफुस धमनी ही ऐसी रक्त नलिका होती है, ऐसी धमनी होती है जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दिखाई देता है, ठीक है। वीन की अगर हम बात करें, शीरा की अगर हम बात करें, तो शीरा में आपको कैसा रक्त दिखाई देगा बहता हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दिखाई देता है। और हमारे पूरे शरीर से जो रक्त है वह हृदय के पास यहाँ पर आ रहा है। साथ में फुसफुस शिरा की अगर हम बात करें, तो फुसफुस शिरा ही एक ऐसी शिरा है जिसमें आपको ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ पर दिखाई देता है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका केशिकाएं। केशिकाओं की अगर आप यहाँ पर बात करो, तो ये सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है जो धमनी और शिरा को जोड़ने का काम यहाँ पर करती है। तो ये यहाँ से आपको बेहतर समझ आ रहा होगा, लिखित रूप में मैंने आप लोगों को वहां पर बता दिया है, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है ऊतक क्या है, बेटा आप याद करो जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने क्या बताया था, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। जब कोशिकाओं के समूहों के बारे में बात करते हैं तो कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए अब और भी अंतर हम यहाँ पर समझेंगे। अभी तो ये हमारा क्या था, एक ही अंतर था, अब एक और अंतर हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे अपनी धमनी को, यानी अपनी आर्टरी को, और दूसरी तरफ हमने क्या देखा यहाँ पर, वीन यानी शीरा को, ठीक है। अब जब कभी भी बेटा हम लोग अपनी धमनी को देखते हैं ना, तो हमारी जैसे धमनी है वह कैसी है, बिल्कुल एक पाइपलाइन की तरह है। कैसी होती है, एक पाइपलाइन, जैसे पाइप होता है ना, जैसे अभी आप दिवाली मनाए हो, ठीक है। अब दिवाली जब आप मनाए हो तो आपने क्या किया, यहाँ पर सफाई की, मम्मी के साथ, पापा के साथ, घर वालों के साथ हेल्प करवाई होगी, पानी खूब आपने क्या किया होगा डाला होगा, है ना। तो जब हम जैसे मान लो कोई भी एक पाइप है उसको अगर हम काट दें बीच में से, है ना, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे कि हमने उसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया है, या फिर कह सकते हो कि किसी का कट हमने यहाँ पर लिया है। तो मान लीजिए कि अगर हम सभी यह देखें कि हमारे पास क्या है, एक आर्टरी है, और आर्टरी को हमने यहाँ पे काट दिया, तो आर्टरी कुछ हमें इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी, आर्टरी कुछ हमें इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास वीन है, ऐसे ही हमारे पास शीरा है। अब शीरा को भी हमने यहाँ पर बीच में से काट दिया, और जब हम उसको देख रहे हैं तो शीरा हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, वीन कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक तरफ क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आपका शीरा हो गया, और दूसरी तरफ क्या हो गया बेटा, यहाँ पर वीन हो गया। एक तरफ क्या हो गया, आर्टरी, और दूसरी तरफ क्या हो गया बेटा, यहाँ पर शीरा हो गया। दोनों में अंतर कर पा रहे हो, है ना। सिंपल सी एक इमेज मैंने यहाँ पे बनाई है, फिर भी आप लोग इसमें अंतर कर पाएंगे। क्या अंतर कर पाएंगे,
कि अगर हम आर्टरी को देखते हैं तो आर्टरी की जो मस्कुलर वॉल है, आर्टरी की जो मस्कुलर वॉल है, यानी जो पेशीय दीवार है वह कैसी है? पेशी दीवार का क्या मतलब हो गया? ये वाला भाग। ये कैसी है? काफी मोटी है। देखो उसकी कंपैरिजन में ये काफी मोटी है। काफी कैसी है यहाँ पर? ठीक है, काफी मोटी है। जबकि अगर आप शीरा के बारे में बात करें तो शीरा की जो पेशी दीवार है वह कैसी है? थिन है, काफी पतली है। कैसी बेटा? काफी पतली है ना? देख पा रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सबसे पहले कि जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी की अगर आप बात करते हो तो उसको अगर मैंने बीच में से काटा तो उसकी जो पेशी दीवार है वह काफी थिक, काफी मोटी दिख रही है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो शीरा होता है उसकी जो पेशी दीवार है वह कैसी है? काफी पतली यहाँ पर दिखाई दे रही है ना? ठीक है। अब एक चीज और अंतर आप देखो, इसके डायमीटर को देखो बेटा। डायमीटर मतलब क्या होता है? जिसको आप हिंदी में व्यास कहते हो। डायमीटर देखो आप, डायमीटर में भी अंतर दिख रहा है ना? तो नेक्स्ट आपका जो अंतर है वो है डायमीटर में, यानी व्यास में। व्यास में भी अंतर दिख रहा है ना? अब व्यास में क्या अंतर दिख रहा है कि यहाँ पर जो डायमीटर है वो काफी कम है और यहाँ पर जो डायमीटर है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं अगली बात कि डायमीटर यहाँ पर कैसा है आपका? लेसर, यानी कि काफी कम है। और यहाँ पे जो डायमीटर है बेटा वो कैसा है? काफी ग्रेटर, यानी कि काफी ज्यादा है। यहाँ पे जो डायमीटर है वह कैसा है? काफी ज्यादा है, काफी बड़ा डायमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो अंतर देखा। पहला क्या कि धमनी की अगर हम बात करें तो धमनी की जो पेशी दीवार होती है, मस्कुलर वॉल होती है, वह कैसी है? काफी मोटी है, काफी थिक है, जबकि ये पतली है। और उधर डायमीटर की अगर हम बात करें तो जो धमनी है उसकी जो उसका जो व्यास है, उसका जो डायमीटर है वो काफी कम है। जबकि शीरा की अगर आप बात करें तो जो शीरा का डायमीटर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर है। हाँ, पाइप की तरह है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपसे एक प्रश्न मैं पूछती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों से ही ब्लड पास हो रहा है, इन दोनों से ही ब्लड यहाँ पर निकल रहा है, बह रहा है। तो यहाँ पर ना एक प्रश्न आता है कि इन दोनों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन दोनों में किसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा और किसमें ब्लड प्रेशर कम होगा? चलो बच्चों बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सचिन ये लिखा हुआ है बेटा, सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं, ये देखो ना, सारी चीजें लिखी हुई हैं, है ना? अभी समझने के ऊपर आपको जोर देना है। सारी चीजें लिख करके आपको मिलेंगी साथ में, परेशान मत हो। हाँ बताओ, चलो यहाँ पर बताओ किसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा बेटा? आर्टरी में, धमनी में। वेरी गुड, धमनी में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि धमनी में जो डायमीटर है वह कम है, इसी वजह से यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होगा वह ज्यादा होगा। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे कि अगर हम पाइप के बारे में बात करें, किसी ने कहा कि गमले में पानी दे दो, एक पाइप दे दिया, नल चालू कर दिया, कह रहे हैं कि गमले में पानी दे दो। अब हमने क्या किया, यहाँ पर तो पानी अच्छे से दे दिया। अब दूर कहीं जाना है, हमें हमें आलस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह बैठ जाते हैं और जो पाइप होता है, पाइप का जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको हम दबा देते हैं, है ना? दबा देते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का प्रेशर होता है वो बड़ी तेज धार से सामने पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि हमने क्या काम किया यहाँ पर कि जो पाइप है, पाइप का जो सामने का हिस्सा है, यानी उसका जो डायमीटर है उसको हमने कम कर दिया, उसको दबा के प्रेस करके हमने उसका जो डायमीटर है उसको कम कर दिया। और जब हमने उसका डायमीटर कम कर दिया तो जो धार होगी पानी की वह कैसी होगी? बहुत तेज हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपसे यह यहाँ पर पूछा जाएगा कि यह बताइए कि जब हम धमनी के बारे में बात करेंगे, जब हम शीरा के बारे में बात करेंगे, तो किसमें किसमें अखिल क्या कह रहे हो कि मैम आप पीपीटी बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो बेटा क्या यूज करें बताओ? है? अरे कैसी बातें करते हो बिल्कुल। अरे बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? अब लिखवा ही तो रही हूं मैं, पीपीटी बहुत यूज करते हो तो भाई हम तो बायो पढ़ाते हैं, हमें तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इमेजेस कैसे देखोगे, चित्र कैसे देखोगे? बुद्धू वाली बातें मत क्या करो सुबह सुबह, ठीक है? चलो ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी हमारा ब्लड प्रेशर है वह किस में आपको यहाँ पे ज्यादा दिखाई देगा?
तो आंसर आपको करना है कि जो हमारी धमनी होती है, आर्टरी जो होती है, उसकी अगर आप बात करें तो उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है कि जब ब्लड बह रहा है तो धमनी की दीवारों पर जो वो प्रेशर लगा रहा है उसी को हम सभी ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि ब्लड प्रेशर को हम किससे मापेंगे, आर्टरी से या फिर वीन से, धमनी से यहाँ पर मापेंगे या फिर हम उसे यहाँ पर वीन से मापेंगे। तो आंसर आपको क्या करना है कि अगर हम अपने ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर को हम किससे मापेंगे, तो आंसर आपको क्या करना है, धमनी से मापेंगे। किससे, धमनी से मापेंगे। और किस यंत्र के माध्यम से मापेंगे, ये भी तो प्रश्न आपका पूछता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कभी ना कभी तो गए ही होंगे, तो आप सभी इस तरह का एक यंत्र डॉक्टर के पास यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और जब आप डॉक्टर के पास यहाँ पर पहुंचेंगे, इस तरह का यंत्र आप सभी यहाँ पर देखेंगे। अब तो जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ गया है, लेकिन फिर भी मोस्टली लोग यही यूज करते हैं। तो इस तरह का जो डिवाइस होता है उसको क्या यहाँ पर कहा जाता है, स्फाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है, ठीक है, यानी रक्त दाब मापी यंत्र कहा जाता है, स्फाइग्नोमेनोमीटर इसको कहा जाता है। और इस यंत्र की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो इस यंत्र में एक बेल्ट होता है, एक पट्टा होता है, ठीक है। ये जो पट्टा होता है इसको क्या किया जाएगा, आपके बाजू में, मतलब यहाँ पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। लगाने के बाद क्या करते हैं, ये एक गोल सा दिख रहा है, इसको कहते हैं पंप या फुसफुस, इसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं इसको, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर ना एक स्केल होता है, ठीक है, एक मापन या स्केल होता है। और यहाँ पर ना क्या भरा हुआ होता है, पारा भरा हुआ होता है। क्या, पारा, पारा को हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, ठीक है। और साथ में आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो ना, साथ में केमिस्ट्री की क्लास चल रही होगी बेटा आप लोग की, है ना। तो वहां पर क्या है, पढ़े होगे कि मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी का जो सिंबल होता है, पारा का जो केमिकल सिंबल होता है वह क्या होता है, Hg। क्या होता है, Hg, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पारा भरा हुआ होता है, यहाँ से जब हम पंप करते हैं उसको तो ये आकर के रीडिंग देता है। क्या देता है, यहाँ पर रीडिंग देता है। केमिस्ट्री शुरू नहीं हुई अभी अच्छे से, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है। तो हाँ ठीक है वीरेंद्र, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि वो फिर पारा आपको रीडिंग यहाँ पर बताता है कि भाई आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो नॉर्मल तौर पर अगर आप किसी भी सामान्य स्त्री या पुरुष के ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो वो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है, ठीक है। इतना प्रेशर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ओके बच्चों, हाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर बेटा आपको बताया कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, धमनी और शिरा के बारे में, तो जो धमनी होती है उसका डायमीटर कम होता है, इसीलिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो यहाँ पर ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो यहीं से ही मापा जाता है। किसके माध्यम से मापा जाता है, तो आंसर करना कि एक यहाँ पर यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं स्फाइग्नोमेनोमीटर, और यही क्या है, रक्त दाब मापी यंत्र, और इसी से ही ब्लड प्रेशर मापा जाता है। चलो इसे नोट कर लो, कभी भी उल्टा मत करना, 80/120 मत कर देना, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे। मैम फीमेल में कम होता है ना ब्लड प्रेशर, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, दोनों में ही इतना होना चाहिए। लेकिन मोस्टली लड़कियां ज्यादा टेंशन करती हैं, घर का काम भी करती हैं, मम्मी लोगों की अगर आप बात करो घर का बहुत काम करते हैं, चिंता में रहते हैं, तो इस वजह से कम हो जाता है। बाकी मेरे घर में तो जैसे मेरी मम्मी है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, ये नॉर्मल बीपी है, ठीक है, ये नॉर्मल बीपी है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 120/80 ये क्या होता है ना। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या होता है, तो 120 को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, 80 को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। लेकिन अभी आपको ना इतना डिटेल में नहीं जाना है, जब मैं आपको हृदय पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको हृदय समझाऊंगी तब बताऊंगी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, नहीं तो अभी तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है।
मैम पहले का लेक्चर कैसे मिलेगा? पहले का लेक्चर कैसे मिलेगा? भाई सिंपल है, देखो जैसे आप अभी लाइव क्लास देख रहे हो ना, ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी वीडियोस हैं, ठीक है। मैम नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? यही इतना ही, ठीक है, इतना ही होना चाहिए, 120/80 mmHg, ठीक है। चलो ओके बच्चों, क्लियर है? मैम आपको कोल्ड है? अरे बहुत भयंकर, पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है। आफ्ताब, यूट्यूब पे क्लास आपकी मंडे से शुरू हो जाएगी, है ना? अभी तो दिवाली की छुट्टियां थी तो इस वजह से हुई नहीं थी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर चलते हैं और आगे चलते हैं। अब फिर से हम यहाँ पर इस चीज को तो समझ गए। एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि जब हम बात करते हैं आर्टरी के बारे में, तो आर्टरी में तो जो ब्लड होता है वह कैसा है? एकदम तेजी से बह रहा है, एकदम तेजी से बह रहा है, ठीक है। एम होता है आपका मिलीमीटर, और एच जी मतलब मर्क्यूरिक प्रेशर, ठीक है। एच जी क्या है? मरकरी का सिंबल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आर्टरी में जो डायमीटर है, जो व्यास है, वह कैसा है? काफी छोटा होता है। तो बह रहा है, बह रहा है, एक ही डायरेक्शन में बह रहा है, और ब्लड हमेशा यूनि डायरेक्शनल, एक ही दिशा में बहता है, एक ही दिशा में बहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वापस आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर ऐसा हो कि जो ब्लड का फ्लो है वो बैकवर्ड आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, तो फिर बहुत दिक्कत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हमेशा क्या है? आगे ही बेहतर है। तो धमनी में तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे डायमीटर इतना छोटा है कि जो ब्लड है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ भाग रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। शीरा की अगर हम बात करते हैं, तो शीरा में आप क्या देख रहे हो कि इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो यहाँ से हम नहीं नापते, लेकिन हम क्या देखेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो पीछे आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तब तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। तुलसी अदरक गोलकी का काढ़ा पीजिए, आज ही पीऊंगी जाके। ठीक है, थैंक यू सौरभ। तो यहाँ पर आपने क्या देखोगे कि जब हम यहाँ पर शीरा को देखते हैं, जब हम यहाँ पर शीरा को देखते हैं, तो शीरा के अंदर की ओर हमें यहाँ पर काफी सारे वॉल्व यानी कि कपाट दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? वॉल्व यानी कि कपाट यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जो वॉल्व होता है, जो कपाट होता है, वह क्या काम करेगा? ब्लड को हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। क्या करेगा बेटा? एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराएगा, कभी भी पीछे नहीं आने देगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, ठीक है। तो अभी तक तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन पूछ ले कि भाई यह बताइए कि जो वीन होता है, ठीक है, जो वीन होता है, जो मतलब शीरा होता है, उसमें आप क्या देख रहे हो? कपाट देख रहे हो। तो ये क्या काम करेगा? तो आंसर करना कि ये सिर्फ और सिर्फ वीन में उपस्थित होता है, आर्टरी में नहीं होता, और ये ब्लड के फ्लो को कराने में यहाँ पर मदद करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ब्लड वापस पीछे की तरफ जाए, नहीं, कभी भी नहीं। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, स्टेबल बॉय, बहुत अच्छे। जिन बच्चों की तबीयत खराब है बेटा, प्लीज अपना ख्याल रखो, है ना, ख्याल रखो। चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह क्या आता है कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी है और सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले धमनी के बारे में। लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे यहां पर लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी शिरा।
ठीक है बच्चों, चलो। तो सबसे बड़ी अगर हम धमनी के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी धमनी होती है ओर्टा, जिसे हम सभी महाधमनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाधमनी ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है राहुल, ख्याल रखो बच्चों, सभी अपना ख्याल रखा करो। ठीक है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना अभी, इस वजह से तबीयत सबकी खराब हो रही है। भयंकर रूप से जुकाम है। अरे, ठीक है बच्चों, ख्याल रखो आप सभी अपना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो आंसर करना है उल्टा, यानी कि महाधमनी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी होती है। तो जैसे मान लो आपका हृदय है, ठीक है, और 4 चैम्बर है, 4 कक्षीय हृदय है। तो आपका जो लेफ्ट वाला भाग होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी आपके हृदय का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, ठीक है, तो उसकी अगर आप बात करो, वहां से पूरे रक्त को लेकर के निकलती है और पूरे शरीर में रक्त को मतलब पहुंचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? महाधमनी के पास होती है, और इसी वजह से यह सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो आंसर करना है पल्मोनरी आर्टरी। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी होती है वह कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम सभी कहते हैं फुसफुस धमनी। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर जो फुसफुस धमनी होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर यह दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हैं तो सबसे बड़ी तो ओर्टा महाधमनी ही होगी। और अगर मान लो महाधमनी ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर आप किसे टिक कर सकते हो? यहाँ पर फुसफुस धमनी को यहाँ पर टिक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछेगा सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी शिरा होती है वो है यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो आपकी गर्दन से नीचे, आपके गर्दन से नीचे का जितना भी भाग होता है, वहां से रक्त को खींच करके वापस हृदय तक कौन लेकर के आती है? इंफीरियर वेना कावा लेकर के आती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू, अब पढ़ाई पे ध्यान दो सभी। तो अगर हम बात करते हैं सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दो होती हैं। सुपीरियर जो होती है वो हमारे ब्रेन, हमारे गर्दन से लेकर के, हमारे शोल्डर से लेकर के रक्त लेके आती है। लेकिन जो सबसे बड़ी होती है वो है इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा क्या होती है? हमारे हृदय के नीचे से रक्त को खींच करके वापस हृदय तक लेकर के आती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया सभी को? क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये जो ब्लड वेसल वाला जो टॉपिक था ना, वो आपका क्या हो गया यहाँ पर? खत्म हो गया। लेकिन साथ में हमें एक चीज और यहाँ पर याद रखनी है, और वो है केशिकाएं। ठीक है, केशिकाएं, इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ। केशिकाएं, केशिका की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो केशिका क्या होती है? तो जैसे मान लो कि जो लाल कलर में दिखाई देती है ना, हमेशा लाल कलर में जो दिखाई देती है वह कैसी होती है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त रक्त वाली धमनी जो होती है उन्हें हम लाल रंग में देखते हैं। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं शीरा के बारे में, ठीक है, तो जो शीरा होती है यानी वीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जिसमें प्रवाहित होता है, उसको हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पर? तो आंसर करना कि उसे हम ब्लू कलर से, नीले रंग से यहाँ पर दर्शाते हैं। अब यहाँ पर छठ पूजा की छुट्टी, बेटा अभी मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आप लोगों की छुट्टी हो, अगर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, जो बच्चे लाइव क्लास नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चल अच्छा ठीक है। अब एक ना एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके जैसे मान लो मेरे पास एक मेरा फोन है, ठीक है, किसी दिन मेरा दिमाग खराब हो गया मान लो और मैंने क्या किया यहाँ पर कि मेरे पास एक ग्लास में पानी है और मैंने उस पानी को उस फोन के ऊपर डाल दिया। ठीक है, असली में नहीं करूंगी, एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे चिल्लाएंगे प्रैक्टिकल करके बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं है, सुनो। मेरे पास एक फोन है, या मान लो मेरे पास एक बैटरी है, अब मैंने इस पे क्या किया? पानी डाल दिया।
तो ये बताओ, ऊपर से जब मैंने पानी इसमें डाला तो क्या इसके एक एक भाग में वह पानी पहुंचा? क्या वह पानी यहाँ पर एक एक करके पहुंचा? तो आप बताएंगे नहीं, कुछ पानी इधर से निकल गया, कुछ पानी इधर से निकल गया, एक एक भाग में पानी नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर ड्रिप लगा दी, पतली पतली लाइनिंग लगा दी, ड्रिप लगा दी, पतली पतली सी ड्रिप्स, ड्रिप्स क्या होती है? पतली पतली सी पाइप मैंने यहाँ पे लगा दी, हर जगह इसके अंदर घुसा घुसा के, और फिर मैंने पानी डाला, तो पानी जो होगा वो इसके एक एक भाग में पहुंच जाएगा, है ना, अगर ड्रिप मैंने लगा दिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है? कोशिका है। क्या है हमारे पास? यहाँ पर कोशिकाएं हैं, हमारे अंग हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या किया कि धमनी से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ पर आ रहा है। अब धमनी तो काफी मोटी है, धमनी कैसी है बेटा? यहाँ पर काफी मोटी है। तो धमनी क्या होगी? पहले इस तरह से छोटे छोटे भागों में यहाँ पर टूटेगी, छोटे छोटे भागों में इस तरह से इसका विभाजन होगा, इसका डिवीजन होगा छोटे छोटे भागों में, और ताकि क्या हो कि जो ऑक्सीजन है वह एक एक कोशिका में अच्छे से पहुंचे, अच्छे से पहुंचे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो धमनी होती है हमारी, वह क्या है? छोटे 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 भागों में यहाँ पर विभाजित हो जाती है, और क्या बना रही है? यहाँ पर केशिकाएं बना रही है, यानी कि यहाँ पर वह कैपिलरीज बना रही है। और जब वह कैपिलरीज यहाँ पर बना रही है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वह कहाँ पर पहुंच रहा है? एक एक कोशिका में यहाँ पर पहुंच रहा है, एक एक कोशिका में यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है। कोशिका पहुंच गया। अब बात करते हैं कि भाई जो भी कोशिका होती है वह बदले में क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनाती है। बदले में क्या बनाएगी वो? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनाएगी। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, और अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है? यहाँ पे बाहर निकालना है, एक एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को अब यहाँ से बाहर निकालना है। तो बाहर जब यहाँ पर उसे निकालना है तो जाल बना करके इसको बाहर निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा? जाल बना करके कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके बाहर निकाला जाएगा। तो और फिर यह जाल जब आगे यहाँ पर बनेगी तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगी? शीरा में, वीन में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर यह मतलब है कि जब हमारी धमनी और हमारी शीरा जाल की तरह संरचना बनाती है, जाल मतलब वेब, छोटे छोटे डक्ट, ब्रांचेस बना रही है, शाखाएं बना रही है, कहां पर पहुंचने के लिए? एक एक कोशिका में पहुंचने के लिए, या फिर एक एक कोशिका से बाहर निकलने के लिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज का काम क्या है? एक ही सेंटेंस में काम है, धमनी और शीरा को मिलाने वाला। यही इसकी रियल डेफिनेशन लिखी गई है, ठीक है। ओके बच्चों, तो बस सिंपल है। ओके चलो, तो ये जो आपका ब्लड वेसल वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। और अब इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपके एग्जाम में ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े ही सिंपल प्रश्न होते हैं कि आपका जो ह्यूमन बॉडी होता है, जो मनुष्य होते हैं, उनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट मिलते हैं, कितने कक्षीय हृदय मिलते हैं, मछली में कितने कक्षीय हृदय मिलते हैं, मेढक में कितने कक्षीय हृदय मिलते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, इन सभी में एक ही हृदय मिलेगा, बस हृदय में भाग अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप हमारे बारे में बात करो, मनुष्यों के बारे में, तो मनुष्य का हृदय कितना है? एक ही तो है, लेकिन उसके भाग कितने हैं? 4। तो हम क्या कह देते हैं? 4 कक्षीय, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपसे अलग अलग जो जानवर जंतु होते हैं उनके ऊपर भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि यह बताइए कि मछली में कितने कक्षीय हृदय होते हैं। तो आपको क्या आंसर करना है कि मछली में एक हृदय है, और लेकिन कितने कक्षीय होते हैं? तो आंसर आपको करना है कि 2 कक्षीय हृदय होते हैं। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि यह बताइए कि मछली में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? 2 कक्षीय हृदय होते हैं, और एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इसका क्या मतलब हो गया कि एक आलिंद होता है और एक निलय होता है, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। यानी कि क्या मतलब हो गया कि आप अगर मछली के हृदय को देखें तो मछली का जो हृदय होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर वाला जो भाग है वह क्या है? आलिंद, और नीचे वाला भाग क्या है? यहाँ पर निलय, ठीक है। तो कई बार आपसे इस तरह का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा।
सुमित, अभी छठ पूजा के लिए छुट्टी के लिए कोई भी अनाउंसमेंट बेटा अभी नहीं आई है, अगर आएगी तो मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो ओके बच्चों, इसी तरीके से आपसे एम्फीबियन के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है कि यह बताइए कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें कितने कक्षीय हृदय आपको देखने के लिए मिलता है। तो आंसर क्या करना, 3 कक्षीय हृदय देखने के लिए मिलता है। एम्फीबियंस को हम सभी उभयचर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। उभयचर क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका मेढक हो गया, फ्रॉग, है ना। मेढक से थोड़ा बड़ा साइज का जो होता है उसे हम कहते हैं टोड। छोटा जो होता है, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा जो होता है उसे हम कहते हैं टोड। थोड़ा छोटा साइज का होता है उसे हम सभी कहते हैं हाइला, हाइला। इसके अलावा एक आता है सैलामेंडर, ठीक है। इन सभी की अगर हम बात करें तो ये सभी कैसे होते हैं, एम्फीबियंस यहाँ पर कहलाए जाते हैं, यानी कि ये सभी के सभी उभयचर यहाँ पर कहलाए जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि इनमें कितने कक्षीय हृदय आपको देखने के लिए मिलता है। तो आंसर करना, 3 कक्षीय हृदय आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ना एफ है, ये एम्फीबियंस। या फिर एम्फीबिया भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है मेरे को, ये पी, पी होना चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल, 2 आलिंद और एक नीला देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अगर आप एम्फीबियंस के बारे में बात करते हो तो इनमें कहा जाता है कि इनके हृदय में मिश्रित रक्त पाया जाता है। कैसे, क्या कहेगा, ठीक है। बेटा एक बच्चे ने पूछा है कि आलिंद और नीलय क्या होता है। अब इसको अच्छे से डिटेल में अभी समझेंगे, पर अभी इतना ध्यान रखो, ऊपर वाले कक्षों को आलिंद और नीचे वाले कक्षों को नीलय कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि एम्फीबियंस की अगर आप बात करते हो तो उनमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और एक नीलय आपको देखने के लिए मिलता है। जब और कहा जाता है कि इनका जो हृदय होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साथ में बहता हुआ दिखाई देता है। तो कभी कभी हम इसको क्या कह देते हैं कि इसमें मिश्रित रक्त दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं यहाँ पे सरीसृप। सरीसृप की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जैसे कछुआ हो गया, सांप हो गया, नाग हो गया, नागिन हो गए, और छिपकली हो गया, आपका गिरगिट हो गया, है ना। इन सभी की अगर आप बात करते हो तो इनमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आंसर करना कि 3 कक्षीय हृदय हमें यहाँ पर दिखाई देता है। 2 ऑरिकल्स यानी 2 आलिंद दिखाई देते हैं और एक वेंट्रिकल यानी एक नीले यहाँ पर इनको दिखाई देता है, ठीक है। तो जितने भी सरीसृप होते हैं उनमें आपको 3 कक्षीय हृदय दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सरीसृप होता है मगरमच्छ, ठीक है।
और मगरमच्छ की अगर आप यहाँ पर बात करो तो मगरमच्छ परिवार के सदस्यों में कितने कक्षीय हृदय दिखाई देता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखाई देता है। कितना? 4 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी सरीसृप यहाँ पर होते हैं, उनमें आपको 3 कक्षीय हृदय दिखाई देता है। ठीक है, 3 कक्षीय हृदय दिखाई देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? मगरमच्छ परिवार के बारे में, जैसे मगरमच्छ हो गया, मगर हो गया, घड़ियाल हो गया, इन सभी के बारे में बात कर रहे हो, तो इनमें आपको क्या दिखाई देगा? 4 चैम्बर्ड, 4 कक्षीय हृदय दिखाई देता है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि जो बर्ड्स होती हैं, उनमें कितना कक्षीय हृदय दिखाई देता है? आपको क्या आंसर करना है? 4 कक्षीय, यानी 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स दिखाई देते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो मैमल्स होते हैं, यानी स्तनधारी प्राणी जो यहाँ पर दिखाई देते हैं, स्तनधारी प्राणी। ठीक है, तो स्तनधारी प्राणियों की अगर हम बात करें तो उनमें आपको कितने कक्षीय हृदय देखने के मिलता है? 4 चैम्बर। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी 2 आलिंद और 2 नीलय यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? एक चीज और ध्यान में रखना है, मनुष्यों में कितना दिखाई देगा? तो जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, वो भी तो मैमल्स ही होते हैं। अगर आप ह्यूमंस के बारे में बात करते हो, मानव के बारे में बात करते हो, तो मानव क्या होते हैं? स्तनधारी प्राणी होते हैं। तो उनमें भी आपको 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अलग से एक प्रश्न आपका पूछता है, और सिर्फ किसके ऊपर पूछता है? कॉकरोच के ऊपर, तिलचट्टा के ऊपर, कि यह बताओ कि तिलचट्टा में कितने कक्षीय हृदय यहाँ पर मिलते हैं, है ना? तो आपको बताना है 13 कक्षीय हृदय यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। 13 चैम्बर, कितना? 13 चैम्बर हार्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं बेटा आप लोगों को। पहले नंबर पर पूछेगा मछली में कितना कक्षीय हृदय मिलता है? 2 कक्षीय। मेढक या एम्फीबिया जो होते हैं उनमें कितने कक्षीय हृदय आपको देखने के लिए मिलता है? तो आंसर करना कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें आपको 3 कक्षीय हृदय देखने के लिए मिलता है। सरीसृप में 3 कक्षीय, लेकिन अगर वो स्पेशली पूछता है कि क्रोकोडाइल यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं उनमें कितना, तो आंसर करना 4 कक्षीय। पक्षियों की अगर हम बात करें तो इनमें 4 कक्षीय, स्तनधारी में 4 कक्षीय, मानवों में 4 कक्षीय, और अगर आप तिलचट्टे के बारे में बात करते हो ना, यानी कि कॉकरोच के बारे में, तो इसमें कितने कक्षीय? 13 चैम्बर। ठीक है, 13 कक्षीय हृदय यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है आशीष बेटा, ह्यूमन हार्ट में पढ़ेंगे ना हम, है ह्यूमन हार्ट है ना। आप शुरू से स्टार्टिंग से क्लास नहीं किए हो तो स्टार्टिंग से क्लास करो। ठीक है, चलो अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को ब्लड पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सभी टाइम से आ जाइएगा। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, और सच बताऊं तो कॉकरोच की अगर आप बात करो तो कॉकरोच में विकसित हृदय नहीं होता, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो इसीलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।